आज हम लोग राज्य की उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या किस प्रकार राज्य का विकास हुआ, इस बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला एक स्टेटमेंट दिया गया। मैं पहले भी बोला था कि स्टेटमेंट आपको एग्जाम में जरूर लिखना है कि गिलक्राइस्ट के अनुसार, या फिर कल मैंने इतिहासकार का नाम बताया था, आज आपको राजनीतिज्ञ का नाम बता रहे हैं एक दो, जैसे कि प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, जॉन लॉक हो गए, रूसो हो गए, ये सब राजनीतिज्ञ का नाम है। गिलक्राइस्ट हो गए। तो कम से कम 5 को याद रखिएगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, कोई भी स्टेटमेंट लिखिए और डाल दीजिए कि प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, आपको नंबर मिल जाएगा जी, उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ रहेंगे राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। राजनीतिक चेतना के उदय की परिस्थिति के विषय में हम इतिहास द्वारा बहुत कम अथवा बिल्कुल भी नहीं जानते इतिहास के बारे में, और जहाँ इतिहास असफल हो जाता है वहाँ पर हम कल्पना का सहारा लेते हैं। जिस जगह पे इतिहास काम नहीं करता उसी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, कल्पना का सहारा लेते हैं। किसने कहा था? गिलक्राइस्ट ने कहा था। मनुष्य क्या है? स्वभावतः जिज्ञासु प्राणी है। मनुष्य क्या होता है? स्वभाव से काफ़ी जिज्ञासु है, और अपनी जिज्ञासा के कारण ही वह सदैव भूतकाल के रस में उलझा हुआ रहता है कि भैया भूतकाल में पहले हम लोग कैसे चल रहे थे, कैसे जी रहे थे, इसमें वह काफ़ी उलझा हुआ रहता है। और वह कब अस्तित्व में आया, यह प्रश्न सदैव ही क्या करता है, राजनीतिक विचारकों के विचार का विषय रहा है। मनुष्य ने जिज्ञासा के कारण ही राज्य की उत्पत्ति के इतिहास का पता लगाने का प्रयास किया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इन सब बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मनुष्य क्या है, जिज्ञासा उसका बहुत ज़्यादा रहा है। इस संबंध में इतिहास द्वारा उचित ज्ञान प्राप्त न होने के कारण विचारकों ने कल्पना का आश्रय ले लिया कि भैया कल्पना कर रहे हैं कि वे लोग किस प्रकार राज्य का उद्भव हुआ होगा, मनुष्य क्यों राजनीतिक संगठनों में रहते हैं, क्यों प्रभुत्व के सम्मुख झुक जाते हैं। इन सब बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या विचार लोगों के हुए थे। अब आता है पहला, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित मुख्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत क्या क्या है? तो पहला है आपका देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। पहला क्या आता है आपका? देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा है आपका शक्ति का सिद्धांत। तीसरा है आपका पैतृक सिद्धांत। चौथा है मात्रिक सिद्धांत। पांचवा है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। और छठा है ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। मतलब कि राज्य की उत्पत्ति कुल मिलाकर के 6 कारणों से हुई थी। राज्य की उत्पत्ति कितने कारणों से हुई? 6 कारणों से। तो ये सब मुख्य सिद्धांत है। इसके अलावा भी कई सारे सिद्धांत हैं। आपका एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णन करें। तब तो भाई 6 का वर्णन करना पड़ेगा। और अगर पूछ दे आपका एग्जाम में कि भाई राज्य की उत्पत्ति में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन करें, तो आपको सामाजिक समझौता लिखना है। देवीय पूछेगा तो देवीय लिखना है, कोई एक भी पूछ सकता है। नॉर्मली अगर बोले इंपॉर्टेंट इन तीनों में कौन कौन है, तो आपका पहला आपका देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक समझौता इंपॉर्टेंट है, और विकासवादी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई एक भी पूछ सकता है, या फिर टोटल मिला करके ये नाम से पूछ दे कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णन करें। ध्यान रखिएगा। तो देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है? तो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अब तक जितने भी सिद्धांत हुए इसमें सबसे ज्यादा प्राचीन है देवीय सिद्धांत। कि भैया यह सिद्धांत बताता है कि राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक प्रतिनिधि है। भगवान ही इसको बनाए होंगे, वैसे ही संस्था है। ईश्वर राजा के रूप में अपने किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। चूंकि राजा क्या है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, अतः वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, और राजा की आज्ञाओं का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य है। देखिए, इसमें यह माना गया कि भैया राजा जो है भगवान की देन है, और भगवान भेजे हैं किसको? राजा को, आपके ऊपर शासन करने के लिए। तो अगर कोई राजा खराब मिला है तो यह आपका दोष है, उस राजे का दोष नहीं है। आपने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे इसलिए आपको खराब राजा मिला है। अच्छा राजा मिला है तो आपका अच्छे कर्म किए इसलिए आपको अच्छा राजा मिला है। मतलब कि राजा को सर्वे सर्वा की संज्ञा दे दी गई, भगवान मर्यादा दिया गया। किस सिद्धांत में? देवीय सिद्धांत में। अगर पूछा जाए राजा को किसकी संज्ञा दे दी गई, तो देवीय सिद्धांत में राजा को भगवान की संज्ञा दे दी गई। हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, राजनीति विज्ञान। अब आता है राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का समर्थन विविध धर्म ग्रंथों ने भी किया है। प्रश्न आपका ये भी हो सकता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, वर्णन करें। इसमें किन सिद्धांतों का महत्वपूर्ण योगदान था? ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है आपका कि राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का वर्णन करें, या राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करें, या राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का वर्णन करें। आपको जो पूछेगा आपको वही लिखना है। ठीक है। या टोटल मिला के पूछा तो टोटल लिख देना है, और नहीं तो हो सकता है कि किसी एक के बारे में पूछे। ध्यान रखिएगा। अब आता है देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन।
ये सब हम थोड़ा सा पढ़ लिए थे कि इसमें यही माना गया था कि राजा जो है किसका प्रतिनिधि है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये हम लोग देख चुके थे। और वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है और राजा की आज्ञा का पालन करना प्रजा का परम कर्तव्य है। राजा की उत्पत्ति देवीय सिद्धांत का समर्थन विविध धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम ईसाई धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में किया गया था और इसमें राजा को क्या माना गया है, ईश्वर का प्रतिनिधि, कि राजा जो है ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और इस संबंध में ईसाई संतों का कथन है राजा के प्रति विद्रोह अगर कोई करता है तो इसका मतलब है वो भगवान के प्रति विद्रोह कर रहा है, तो इसलिए उसको मृत्यु मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है कि देवीय सिद्धांत में ही बोला गया था कि राजा को सर्वे सर्वा भगवान मान लिया गया। प्राचीन भारतीय ग्रंथ में भी कहा गया राजा का निर्माण इंद्र, मित्र, वरुण, यम आदि देवताओं के अंश से हुआ है और राजा मनुष्य के रूप में एक देवता है। और मिस्र में भी और जापान में भी राजा को सूर्यपुत्र माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आप लोग एक चीज और पढ़े थे, कुषाण वंश के लोगों ने भी राजा को शायद देवपुत्र की संज्ञा दी थी। अब देखिए स्टुअर्ट राजा प्रथम, ये सब लाइन आपको डाल देना है। बोलिए प्रियंशु। तो राजा क्या है, पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं, ऐसा कहा गया था। और देवपुत्र की उपाधि जो है कुषाणों ने अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर दिए थे कि वे राजा हैं, देव के पुत्र हैं। तो ये सिद्धांत का प्रमुख तत्व क्या क्या निकल के सामने आया, राज्य क्या है, ईश्वरीय संस्था है। राज्य जो है आपका ईश्वरीय संस्था है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और ईश्वर ही राजाओं को शक्ति प्रदान करता है। और राज सत्ता क्या होनी चाहिए, पैतृक होनी चाहिए, मतलब कि पिता के बाद कौन शासन करेंगे, पुत्र करेंगे। और इस संबंध में जेम्स प्रथम ने कहा था कि ईश्वर क्या करता है, इस पर विवाद करना नास्तिकता है। ठीक उसी प्रकार राजा जो भी करता है सही करता है, तो राजा का आप अपमान नहीं कर सकते हैं, उसका अनादर नहीं किया जा सकता। राजा जो कर रहा है सब सही कर रहा है, उस पर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। यानी कि राजा को सर्वे सर्वा मान लिया गया, भगवान मान लिया गया। फिर इसकी आलोचना भी हुई, लोग बोले नहीं भैया यह अनैतिहासिक है, अवैज्ञानिक, ऐसा कोई तरीका थोड़ी है कि राजा को भगवान बना दूं, राजा भी क्या है, इंसान ही है। तो ये चीज गलत है। और इस धारणा कि परमात्मा जो है, यह धारणा कि परमात्मा इस या उसमें मनुष्य को राजा बनाता है, अनुभव और साधारण ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। फिर बोला गया यह तार्किक बात है, इलॉजिकल बात है, यह सिद्धांत किसी भी कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता। राजा भी दुष्ट हो सकते हैं, तो भैया उसको प्रतिनिधि कैसे बना सकते हो ईश्वर का, यह सिद्धांत गलत है। बहुत सारे खराब राजा भी हुए। फिर बोला गया राजा स्वेच्छाचारी हो जाएगा, अगर राजा का कोई बात का खंडन नहीं किया जाए, वो गलत करे उसके बावजूद भी उसको वही करने दिया जाए, तब तो राजा निरंकुश हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। तो इसलिए यह सिद्धांत गलत है। फिर बोला रूढ़िवादी शासन, इसमें क्या माना गया, राज्य को पवित्र संस्था माना गया, इसलिए बोला गया कि यह सही नहीं है, राज्य जो है मानव जीवन के लिए अनुपयोगी हो जाएगा, इस बारे में भी बात किया गया। अब आता है अप्रजातांत्रिक सिद्धांत। राजा जो है, प्रजातांत्रिक शासन में क्या होता है, जनता स्वयं शासक को चुनती है। जैसे कि अभी इंडिया में क्या है, 5 साल के बाद शासक बदल सकते हैं, अगर शासक अच्छा काम नहीं करेगा तो उसको हटा देंगे। तो ऐसी स्थिति में तो राजा को आप देवीय नहीं बना रहे हैं, आप राजा को बदल दे रहे हैं बार बार, तो इसलिए यह अप्रजातांत्रिक है। आधुनिक समय में लागू नहीं, आधुनिक युग में राजा ईश्वर द्वारा नियुक्त न होकर जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, अतः वर्तमान में देवीय सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। तो वर्तमान युग में इसका महत्व है क्या, नहीं, अब राजा को भगवान नहीं मानते हम लोग, और इसका विरोध भी होता है। इसलिए देवीय सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन यह सिद्धांत अब अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा है आपका शक्ति सिद्धांत। हालांकि ये एग्जाम में नहीं पूछता शक्ति सिद्धांत, हल्का सा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं कि शक्ति सिद्धांत का मतलब हो गया राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है, शक्ति से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासन किस पर आश्रित है, शक्ति पर आश्रित है। तो ये सब कुछ कुछ लाइन आप अपने से लिखना है, ये टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, शक्ति सिद्धांत पहले वाला ज्यादा था। तो इसमें भी हालांकि ये सब स्टेटमेंट आपको जरूर याद करना है कि ह्यूम ने क्या कहा है कि राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब किसी मानव दल के नेता ने शक्तिशाली होकर अपने अनुयायियों पर अधिकार जमा कर उन पर शासन लाता होगा। मतलब कोई एक ऐसा होगा जो बहुत शक्तिशाली आदमी होगा, वह आदमी क्या किया होगा, अपने से एक कमजोर व्यक्ति पर शासन करना शुरू कर दिया होगा, तो यह उसके कारण हुआ होगा, राजा लोग बनते चले गए, उसके बारे में बताया गया। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये कम इंपॉर्टेंट है शक्ति सिद्धांत, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप लोग, हल्का सा देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा शक्ति सिद्धांत के बारे में ये भी बहुत सारे लोगों ने कहा है, जैसे लेनिन का कथन क्या है कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का एक ऐसा साधन है जिसमें वे बहुसंख्यक जनता पे शासन करते हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने भी क्या किया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब आता है शक्ति सिद्धांत की विशेषता क्या क्या है।
तो राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है, और वह समाज, जब समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों ने निर्बलों को अपने अधीन कर लिया, तभी यह राज्य क्या हुआ, अस्तित्व में आया। तो अलग अलग लोगों ने क्या किया, अलग अलग बात कही। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है राज्य का आधार क्या है, शक्ति है। आज भी मानते हैं कि राज्य का आधार क्या है, आपका शक्ति है। और अभी भी राज्य में शक्ति के लिए संघर्ष चलता है। हर कोई क्या चाहता है कि मेरे पास पावर होना चाहिए। तो यह सिद्धांत जिसकी लाठी उसकी भैंस पर है, तो भाई यह सिद्धांत अच्छा नहीं माना जाता। कौन, शक्ति सिद्धांत, कि केवल शक्ति से संभव नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें और भी अन्य कारक शामिल होंगे। शक्ति राज्य का अस्थायी आधार नहीं है, क्योंकि शक्ति किसी एक के पास नहीं रह सकता, ये बदलती रहती है, एक लोग से दूसरे लोग में जाती रहती है। और शक्ति क्या होती है, डाकुओं के पास रहती है। इसलिए राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है, तो ये सब आप लोग पढ़िएगा एक बार अपने से। अब आता है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे एग्जाम में यही पूछ दे कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन करें। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वरीय संस्था न होकर मानवीय संस्था है, और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते से किया, कि सब लोग मिलजुल करके वो बनाया कि भाई हम लोग एक राज्य में रहना चाहिए, कोई एक आदमी को राजा बना दो, वो हम लोगों के ऊपर शासन करेगा, नियम कानून बनाएगा, उसका बात को सभी लोग मिलकर के मानेंगे। तो इसी प्रकार बनाया होगा। इसके बारे में चर्चा कहाँ मिलता है, तो महाभारत के शांति पर्व में और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो लिकोक के अनुसार क्या है, राज्य व्यक्तियों के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसी आदान प्रदान का परिणाम है जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए थे। अब आता है इस सिद्धांत का विकास में वही है, महाभारत के शांति पर्व, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में इस स्थिति का वर्णन मिलता है कि भैया कि अराजकता की स्थिति से त्रस्त होकर के लोग ने एक राज्य की स्थापना की। कोई किसी को मार नहीं सकता है, स्थिति थोड़ी बढ़िया हो जाए, इसी कारण से इस सिद्धांत की स्थापना की गई। अब आता है यूनान में सोफिस्ट वर्ग ने सर्वप्रथम इस विचार का प्रतिपादन किया था। एपिक्यूइन विचारधारा वाले तथा रोमन विचारकों द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। इसका सामाजिक समझौता के सिद्धांत था कि सभी लोग मिल करके एक समाज की स्थापना किए होंगे, एक राज्य की स्थापना किए होंगे। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के निवासी थे, उन्होंने भी क्या किया, राजतंत्र और प्रजातंत्र के बारे में बात की। तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बात की। कुछ लोग बोले प्राकृतिक दशा के बारे में कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जीवन पर किसी भी प्रकार का उचित अनुचित का प्रतिबंध नहीं था, मानव जैसा चाहता था वैसा रहता था, इसके बारे में बात की गई। लेकिन उसमें दिक्कत भी क्या था कि अगर आप प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं तो कोई किसी को भी मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए इस पर काफ़ी विरोध की बात की गई। और इसी कारण से सामाजिक समझौता आवश्यक पड़ा, क्योंकि वह प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन तथा उनकी संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया और एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया। हॉब्स के अनुसार मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को क्या करता हूँ, अपने अधिकार को एक व्यक्ति को समर्पित करता हूँ और उसी व्यक्ति का हम शासन मानेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। इसी को सामाजिक समझौता कहा गया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की परिभाषाएं सामाजिक समझौता को लेकर के दी। फिर आता है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी थे। जॉन लॉक जो थे आपके इंग्लैंड के निवासी थे। उसने इंग्लैंड में पूर्ण क्रांति हो चुकी थी और राजा के विरुद्ध संसद की अंतिम प्रभुता को स्वीकार कर लिया गया। और यहीं से भी ये भी मानते हैं कि 1690 ईस्वी में क्या हुआ, सामाजिक समझौता का सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। फिर प्राकृतिक अवस्था में क्या होता था कि भाई स्थिति बहुत खराब थी, लोग पशुओं की बात ही रहते थे। पशु लोग क्या होते हैं, जिसके मन है उसके साथ रहेंगे, जिसको चाहेंगे उसको काट सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक उसी तरह था। तो इसी प्रकार यह सिद्धांत अस्तित्व में आया। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की। इसके बाद लेकिन इसका भी आलोचना किया गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ये तो सरासर झूठ वाला बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, यह तो कपोल कल्पना है। इसका समाज और सरकार की उत्पत्ति का वर्णन यह बेहद बेकार है, यह वर्णन जो है सही नहीं है। इसकी आलोचना भी अलग अलग प्रकार से की गई। ये बोला कि अनैतिहासिक है, ऐसा तो कहीं बताया नहीं गया है कि पहले से राज्य का पता नहीं था, समझौता किया, तो यह अवधारणा को भी गलत मान लिया गया। और ये भी माना गया कि राज्य विकास का परिणाम है, न कि निर्माण का। राज्य में क्या होता है, विकास होता है, ना कि निर्माण होता है। इस बारे में भी बात की गई। बोलिए।
यानी कि ये भी माना जाता है, बहुत कोई मानते हैं थे कि आदि मानव आपस में समझौता किए होंगे और राज्य का निर्माण किए होंगे, लेकिन बहुत कोई इसका आलोचना भी करते हैं कि ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है, ये सब बातों की चर्चा की गई। तो आप लोग को अपने से थोड़ा पॉइंट बनाना पड़ेगा इसका पक्ष में, फिर इसका विपक्ष में आलोचना कर देना पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, फिर भी इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि राज्य देवीय नहीं बल्कि मानवीय संस्था है, तो कहीं ना कहीं जन सहमति आवश्यक होगी, बहुत सारे लोग इसके समर्थन में होंगे, इस बारे में भी बात की गई। अब आ जाएगा आपका ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें यही बोला गया कि राज्य जो है ना देवीय सिद्धांत है, ना ही सामाजिक सिद्धांत है, यह विकासवादी सिद्धांत है। धीरे धीरे मानव का विकास होते गया, उसकी स्थिति अच्छी हुई और उन लोगों ने क्या किया, एक समाज की स्थापना किया, एक राज्य की स्थापना की। तो बहुत सारे लोग इस बात को भी मानते हैं कि राज्य जो है आपका विकासवादी है, मतलब कि धीरे धीरे विकास होते ही चला गया, मनुष्य में भाषा का प्रारंभ हुआ, लोग भाषा बोलना शुरू किए और इसका विकास तेजी से हुआ। तो अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कथन कहा है, ये कथन भी आप लोग को अपने से लिख लेना है। ठीक है, और इसमें विकास में महत्वपूर्ण तत्व ये बोला गया कि मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति क्या है, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति और कई सारे कारक बताए गए, और इसके कारण मनुष्य का विकास हुआ। रक्त संबंध के कारण क्या हुआ, मनुष्य मिलते चले गए, उनका एक ग्रुप बना। जैसे अभी भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरे मम्मी पापा हैं, तो उन लोगों के साथ आपका संबंध थोड़ा ज़्यादा प्रगाढ़ होता है, अन्य के साथ संबंध उतना प्रगाढ़ नहीं होता। तो इसी तरह करके क्या हुआ, समाज का निर्माण हुआ होगा। अभी भी हम लोग अपने शुरू में अपने परिवार को देखते हैं, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदार को देखते हैं, फिर आप अपनी जाति को देखते हैं, फिर आप अपने जगह को देखते हैं। तो इसी प्रकार समाज का निर्माण हुआ होगा। धर्म ने भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से क्या हुआ था, अलग अलग बातें की गई थी। और इसमें यह भी बताया गया कि कृषि वगैरह होते गया, व्यवसाय होते गया, लोग निश्चित स्थान पर आने लगे, विकास हुआ। तो विकास होने के बाद एक राज्य की उत्पत्ति होने लगी। अलग अलग विद्वानों का ये भी मानना है कि अलग अलग तरह की आर्थिक गतिविधि होने के कारण, इनकम बढ़ने के कारण लोगों ने क्या किया, राज्य का निर्माण किया। पहले क्या होता था, लोग जंगलों में रहा करते थे, तो वहाँ राज्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वे लोग व्यापार करने लगे, इनकम लोगों का बढ़ा, तो कहीं ना कहीं उसकी स्थिति में सुधार आया और वे लोग एक राज्य बना लिए। ठीक है, तो ये सब लाइन आपको अपने से लिखना है। तो राज्य का विकास कई सारे कारकों का देन है, इन कारकों के कारण क्या हुआ था, हमारा राज्य का विकास हुआ था। लास्ट में आप निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। आप अपने मन से लिख लीजिए, आपको लगता है कि विकासवादी सिद्धांत महत्वपूर्ण है तो आप अपना एक लाइन में लिखिए कि विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या फिर देवीय सिद्धांत, या फिर आपको जो अच्छा लग रहा है, या फिर आप तीनों लिख सकते हैं कि मेरा मानना यह है कि तीनों सिद्धांत महत्वपूर्ण है और राज्य की उत्पत्ति के कारणों को जानने के लिए हमें तीनों सिद्धांतों का अध्ययन करना आवश्यक है। लेकिन मेरे विचार से विकासवादी सिद्धांत इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें राज्य के विकास की जानकारी मिलती है। सर कौन सा सब्जेक्ट